एनर्जी के साथ आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपनी क्लास। और इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने से पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या चीज़ है। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में कौन कौन से टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं। फिर इसके डीमेरिट्स भी जानेंगे कि अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बना रहे हैं उसकी लिमिटेशन क्या क्या है, उसके फ़ायदे क्या क्या है, इसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का पर्पस क्या होता है, इसके एंड यूज़र कौन है। एंड यूज़र में एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं, वो सब हम जो है आगे की क्लास में धीरे धीरे जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। देखो, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी एक डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है अ समरी ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस, यानी किसी भी बिजनेस का समरी होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समरी हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो बैलेंस शीट बनाई जाती है या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है वो एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट बनाई जाती है। पर्टिकुलर डेट, यानी जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं या पीएनएल बनाते हैं तो इसमें एक पर्टिकुलर डेट मेंशन होता है कि इस दिन ये हमारी बैलेंस शीट है। यानी ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि कोई कंपनी कैसा काम कर रही है, उसका बिजनेस कितना अच्छा जा रहा है। ये सारी चीज़ें हमारे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में समझ आती है। तो अब हमें ये समझ आ गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। अब हम जानते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आखिरकार फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के पीछे जो हमारा मोटिव है वो होता है सबसे पहला कि जो भी हमारे यूज़र्स हैं हम उसको क्या करते हैं, हम उनको एक अपना बिजनेस का समरी प्रोवाइड करते हैं, हम अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने जो यूज़र्स हैं उनको शो करते हैं कि हमारी कंपनी ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द बिजनेस प्रेजेंट करने के लिए, यानी कि टू प्रोवाइड अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द बिजनेस। किसको? टू यूजर्स को। टू प्रोवाइड अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस, यानी हमारे जो भी कंपनी है, जो बिजनेस है, वो कैसा काम कर रही है, कितना अच्छा काम कर रही है या बुरा काम कर रही है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करते हैं। तो इसको कहते हैं टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एंड थर्ड, टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। देखो, जब कोई भी हमारा यूज़र है, मल्टीपल यूज़र्स होते हैं, इसमें एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं और इंटरनल यूज़र होते हैं। तो इन दोनों ही यूज़र को हम उनके डिसीजन मेकिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो जब कोई कंपनी है, कोई यूज़र है, वो ये देखता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो उसके बेसिस पे क्या करता है, उसके बेसिस पे डिसीजन लेता है कि क्या मुझे, अगर कोई एक्सटर्नल यूज़र है वो ये देखता है कि हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो क्या मुझे ये कंपनी के शेयर्स रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। तो वो जब डिसीजन लेगा ना, वो डिसीजन किस बेसिस पे लेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे लेने वाला है। टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर, यानी सेम जो क्रेडिटर है, अगर क्रेडिटर अपने आप को लोन दे रहा है, क्रेडिटर हमारी कंपनी को क्रेडिट पे कोई सामान दे रहा है, कोई मशीन दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, तो वो उससे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करता है कि क्या ये कंपनी वापस मुझे डेट जो है वो पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। क्यों चाहिए होता है डेट, इसको डेट चेक करने के लिए कि क्या वो कंपनी जो है वो मेरा डेट रीपे कर सकती है या नहीं कर सकती। तो इसलिए ये इन्वेस्टर और क्रेडिटर को भी एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और लास्ट है टू प्रोवाइड द यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर फॉर प्रिडिक्टिंग, कंपेयरिंग एंड इवेल्युएटिंग इंटरप्राइजेस अर्निंग पावर। सेम चीज़ हो गई कि जो यूज़र्स होते हैं उनको कंपैरिजन करने के लिए, ताकि अगर एक यूज़र है वो अलग अलग कंपनी के अलग अलग जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करेगा, वो चेक करेगा, कंपेयर करेगा कि क्या मुझे इस कंपनी को इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये चेक करने के लिए कि कंपनी की अर्निंग पावर कैसी है। अर्निंग पावर कहाँ से पता चलेगा, अर्निंग पावर पता चल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से।
तो ये चीज़ें हो गई हमारे बारे में ऑब्जेक्टिव कि आखिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव है। अब हम जानते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। तो सबसे पहला क्या आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, सबसे पहला आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो होता है ना, बैलेंस शीट एज ऑन होता है 31 मोस्ट ऑफ द टाइम 31 मार्च जो भी ईयर है उस ईयर को बनाया जाता है। तो बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट को क्या शो करता है, ये शो करता है असेट्स एंड लाइबिलिटी। यानी टोटल बैलेंस शीट में दो चीज़ें आएंगी, सबसे पहले लाइबिलिटी आएगी, लाइबिलिटी एंड इक्विटी आएगा, और दूसरे नंबर पे क्या आने वाला है, असेट्स आने वाला है। यानी टोटल बैलेंस शीट दो हिस्सों में डिवाइड होती है, एक होता है लाइबिलिटी एंड इक्विटी, दूसरा क्या होता है असेट। ठीक, तो ये चीज़ें शो करता है। बैलेंस शीट के अंदर टाइप्स ऑफ अकाउंट कौन कौन से आते हैं, देखो 3 तरह के अकाउंट होते हैं, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। तो पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट ये रह जाते हैं बैलेंस शीट के लिए। नॉमिनल अकाउंट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। क्यों कैंसिल हो जाता है, ये ट्रांसफर हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते ही ये अकाउंट क्लोज हो जाते हैं। अब बैलेंस शीट के लिए कौन कौन से अकाउंट बचते हैं, रियल और पर्सनल अकाउंट। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारे पास बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में 2 तरह के अकाउंट्स बच जाते हैं, रियल और पर्सनल, और नॉमिनल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके ट्रांसफर होते ही कैंसिल हो जाता है। उसके बाद जो ये बैलेंस बचते हैं रियल और पर्सनल के, ये बैलेंस शीट में चले जाते हैं, और ये फिर कहाँ जाते हैं, नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग फिगर्स बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं, नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग फिगर्स। क्यों बन जाती है, क्योंकि इनका अभी बैलेंस बचा हुआ है। तो ये जो बैलेंस बचा हुआ है, अगर कोई पर्सन है, कोई डेटर है जिसने मुझे क्या किया था, जिसको मैंने कुछ पैसे दिए थे अगर 10,000 रुपये, तो वो नेक्स्ट ईयर मैं उस पर्सन से वो पैसे रिकवर करूँगी, इसलिए वो मेरे बैलेंस शीट में असेट्स में शो होगा। तो ये इसका मतलब होता है। ये राइट साइड और लेफ्ट साइड के लिए अब तो वर्टिकल बनता है, ऊपर लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी होती है और नीचे क्या होता है, असेट्स होता है। ये हमारा एक जो है फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट के बाद दूसरा क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है। लेकिन अभी हम देखते हैं पहले यूजर्स। यूजर्स में कौन कौन से होते हैं, यूजर्स जो होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वो 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 2 यूजर। 2 यूजर की अगर हम बात करें तो एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर्स वो यूजर्स होते हैं जो कंपनी से रिलेटेड होते हैं, वो कंपनी से रिलेटेड होते हैं, कंपनी के डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट लेते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ में वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और फिर होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स को डायरेक्ट हम लोग क्या दिखाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करते हैं। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे वो लोग क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो 2 तरह के यूजर्स में इंटरनल हो गए और एक्सटर्नल हो गए। इंटरनल यूजर्स में आपके पास आ जाते हैं प्रोप्राइटर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़, एंड एक्सटर्नल यूज़र में आ जाता है हमारे पास क्रेडिटर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, टैक्स अथॉरिटीज़ हो जाती हैं, स्टॉक एक्सचेंज हो जाता है, ट्रेड एसोसिएशंस हो जाते हैं, कंज्यूमर्स हो जाते हैं। ये सारे कौन होते हैं, ये सारे एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं। मतलब उनका आपके बिजनेस के अंदर की बातें नहीं पता कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन उनको मेन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनसे मतलब होता है, उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। तो ये हो गए इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। प्रोप्राइटर कौन होते हैं, प्रोप्राइटर हो गए एक तरह से ओनर। तो अगर कंपनी है तो कौन हो गया, शेयर होल्डर। मैनेजमेंट में हर तरह के मैनेजर्स आ जाते हैं, चाहे वो पार्ट टाइम हो, चाहे वो हमारे फुल टाइम मैनेजर हो, ये सारे आ जाते हैं। फिर एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं। एम्प्लॉयज़ भी क्या होते हैं, इंटरनल यूजर्स होते हैं। फिर क्रेडिटर्स हम जानते हैं कौन होते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर, मतलब वो इन्वेस्टर जो कि अभी तो शेयर होल्डिंग नहीं करते, जो कि अभी तो कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर वो क्या बन जाए, हमारे इन फ्यूचर वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हमारी कंपनी में। और वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे, वो ये सोच के इन्वेस्ट करेंगे कि क्या कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत स्ट्रांग है या नहीं है। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे और उस बेसिस पे वो क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो उसको हम बोलते हैं
पोटेंशियल इन्वेस्टर। तो ये हमारे पास हो गए दो तरह के यूजर, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। लिमिटेशंस क्या क्या होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम देख रहे हैं ऊपर से, तो अभी हम ये जान रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ कहाँ पे फेल हो जाता है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाता। ठीक, हमने सोच लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो भैया डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, हमने ये सोच लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे अलग अलग यूज़र अलग अलग डिसीजंस लेते हैं, लेकिन ये सारे इसके ड्रॉबैक्स हैं जिसके बेसिस पे कहीं ना कहीं उसमें लूप होल होता है, कहीं ना कहीं इन बातों का ध्यान रखना होता है, जिसमें सबसे पहला है नॉन मॉनेटरी आइटम। नॉन मॉनेटरी आइटम का क्या मतलब हुआ, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमारी होती है वो सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी आइटम्स को रिकॉर्ड करता है, तो वो जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो रह जाती हैं, नॉन मॉनेटरी आइटम लेफ्ट आउट हो जाती हैं, उसका इम्पैक्ट हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत अच्छा हमारा मैनेजर था जो कि क्या हो गया, बीमार पड़ गया, ठीक, मैनेजर हो गया, सिक हो गया, अब उसके कारण हमारा जो मैनेजमेंट है वो बिगड़ जाएगा, ठीक, डे टू डे ऑपरेशंस जो है वो सही से नहीं हो पाएंगे, क्या हो जाएगा, उस पर इम्पैक्ट आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा और मेन एक क्या हुआ, ट्रांजैक्शन हो गया, कोई एक इंसिडेंट हो गया, लेकिन क्योंकि ये नॉन मॉनेटरी है तो हम इसको क्या कर पाएंगे, रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो जब वो मैनेजर ढंग से काम नहीं कर पा रहा तो हमारे फाइनेंशियल्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑपरेशंस ढंग से नहीं हो पाएंगे, सेल्स ढंग से नहीं हो पाएगी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे तो इम्पैक्ट पड़ गया, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम उसको शो नहीं कर सकते कहीं। सेकेंड है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब हुआ, जैसे ही दिवाली होती है या जैसे ही कोई गेस्ट आते हैं तो तुरंत हॉल एकदम साफ हो जाता है, सारे कपड़े एक साथ अलमारी में पहुंच जाते हैं, सारा कचरा साफ हो जाता है ना, एक्चुअल में तो होता है, लेकिन क्योंकि ऑन द सडन कुछ हुआ तो हम लोग को शो करना है कि सब चीज़ें ठीक है। यही इसका एग्जाम्पल है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं वो दिखती हैं कि बहुत सही है, क्या है, फेयर है एंड करेक्ट है, लेकिन उसमें लूपहोल्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं एग्जैक्ट चीज़ें नहीं शो कर रही होती जैसी होती है चीज़ें, मतलब विंडो ड्रेसिंग कर दी जाती है, ऊपर से सब कुछ अच्छा बना दिया जाता है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। अब है नो कंसिडरेशन फॉर प्राइस लेवल चेंजेस। नो कंसिडरेशन फॉर प्राइस लेवल चेंजेस का क्या मतलब हुआ, हो सकता है कोई असेट हमने खरीदा 90s में, ठीक, तो उस टाइम उसकी जो वैल्यू थी आज तो उसमें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ चुका है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, बट हम अभी भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करेंगे, उसको कम पे दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड क्या कहता है, जो भी हमारी एसेट्स हैं वो पुराने वैल्यू पे शो होनी चाहिए बैलेंस शीट के अंदर। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि प्राइस लेवल में जो चेंजेस आ रहे हैं टाइम के साथ, जो इन्फ्लेशन हो रहा है, उसका कोई इम्पैक्ट हमें नहीं दिखता फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये इसकी क्या हो गई, एक लिमिटेशन हो गई। फिर लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन रिकॉर्डिंग द मेथड्स। अब एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, जब अलग अलग मेथड्स होते हैं तो हो सकता है एक कंपनी उसको अलग तरीके से रिकॉर्ड करे, दूसरी कंपनी उसको अलग तरीके से रिकॉर्ड करे। अब जो एंड यूज़र है वो दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि एक ने अलग मेथड का इस्तेमाल किया है, दूसरे ने अलग मेथड का इस्तेमाल किया है। तो इस चक्कर में क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर के लिए कंपैरेबल नहीं रहेगा। इसी को कह रहे हैं हम लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द रिकॉर्डिंग मेथड, क्योंकि मेथड्स बहुत डिफरेंट है। क्यों, मेथड्स आर डिफरेंट, पॉलिसीज आर डिफरेंट, देयर आर लॉट ऑफ पॉलिसीज। उसके बाद है सब्जेक्टिव अप्रोच। सब्जेक्टिव अप्रोच का क्या मतलब हुआ, सब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब हुआ कि फॉर एक अकाउंटेंट है तो वो अकाउंटेंट एक ट्रांजैक्शन को अलग तरीके से देखता है, ठीक, और दूसरा अकाउंटेंट उसी ट्रांजैक्शन को अलग तरीके से देखता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें पर्सनल ओपिनियन अप्लाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, पर्सनल ओपिनियन अप्लाई करना पड़ता है। और इस चक्कर में क्या हो जाता है, इस चक्कर में जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सब्जेक्टिव हो जाता है, यानी उसमें एक पर्सनल ओपिनियन इन्वॉल्व है। पर्सनल ओपिनियन इन्वॉल्व होते ही वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रह जाता। हालांकि बहुत सारे हमारे स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, यूएस गैप्स हैं, गैप्स जिसे बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसके बेसिस पे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। किसके बेसिस पे,
गैप के बेसिस पे, लेकिन फिर भी उसके अंदर भी क्योंकि बहुत सारे मेथड्स हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो जाता है, सब्जेक्टिव हो जाता है। उसके बाद है कंजर्वेटिव अप्रोच। कंजर्वेटिव अप्रोच का क्या मतलब होता है कि लॉस, फ्यूचर के भी जो लॉस है उसको भी रिकॉर्ड करके चलो, लेकिन ये कंजर्वेटिव अप्रोच सिर्फ और सिर्फ लॉस की बात करता है। ये कंजर्वेटिव अप्रोच जो है ना प्रॉफिट की बात नहीं करता। मतलब अगर कोई फ्यूचर में मुझे प्रॉफिट होने वाला है तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगी, लेकिन अगर फ्यूचर में मुझे कोई लॉस होने वाला है तो मैं उसको रिकॉर्ड करूंगी। तो जो कंजर्वेटिव अप्रोच है वो क्या हो गया, बायस्ड हो गया, बायस्ड हो जाता है ये, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये कंजर्वेटिव अप्रोच इसकी एक लिमिटेशन है। उसके बाद है पोस्टमार्टम एनालिसिस ऑफ पास्ट रिकॉर्ड। क्योंकि जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम लोग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, वो हम पास्ट ट्रांजैक्शंस की करते हैं, उसका फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। तो जब फ्यूचर से इसका कोई लेना देना नहीं है, पास्ट की ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, पास्ट की स्टेटमेंट को हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, पोस्टमार्टम एनालिसिस ऑफ पास्ट रिकॉर्ड्स। ये हो गई इसकी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस के बाद अब हम लोग बैलेंस शीट हमने देखा था, बैलेंस शीट के अंदर जो सब हेड्स हैं वो देख लेते हैं। बैलेंस शीट के अंदर सब हेड में पहला आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड जो है, शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो देख लेते हैं। शेयर होल्डर फंड क्या होता है, यानी जो भी कंपनी के ओनर है, यानी जिन लोगों ने भी कंपनी के अंदर शेयर्स खरीदे हुए, अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, किसमें, इन्वेस्टमेंट थ्रू शेयर्स, इन्वेस्टमेंट थ्रू शेयर्स। तो जिन भी लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया है, लेकिन किसके थ्रू लगा रखा है, शेयर्स के थ्रू, यानी शेयर्स परचेज कर रखे हैं, वो लोग क्या हो जाते हैं, वो लोग ओनर हो जाते हैं, और उन लोगों का जो पैसा है उसको बोलते हैं हम लोग शेयर होल्डर्स फंड। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो देख लेते हैं। देखो वैसे तो टोटल 4 मेजर हेडिंग्स होती हैं लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर। 4 मेजर हेडिंग्स में पहला हो गया इक्विटी, पहला हो गया शेयर होल्डर्स फंड। ठीक, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या क्या चीज़ें आई, शेयर कैपिटल आ गया पहला, रिजर्व्स एंड सरप्लस आ गए, एंड देन मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स आ गया। शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जो भी हमने शेयर्स इशू किए हैं वो। उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम इसके अंदर आ जाता है, रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्लस जो है, मतलब जो पॉजिटिव बैलेंस है, यानी पूरे साल में जो प्रॉफिट होता है वो इसके अंदर चला जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम इसके अंदर चला जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इसके अंदर चला जाता है, ये सारी चीज़ें इसका पार्ट होती है। उसके बाद है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये क्या चीज़ होती है, शेयर वारंट्स क्या होता है ना, कई बार हम अपने शेयर होल्डर्स को या जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं कंपनी के ओनर बनने में, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम शेयर्स इशू नहीं करते, उनको हम क्या करते हैं, शेयर वारंट्स इशू करते हैं। शेयर वारंट्स टू प्रॉमिस इन फ्यूचर वी विल इशू शेयर। मतलब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक प्रॉमिस दिया उनको कि हम इन फ्यूचर आपसे ये वारंट्स लेके हम शेयर इशू कर देंगे। तो ये होता है शेयर वारंट, कि उस टाइम हम शेयर्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया, शेयर वारंट्स दे दिया। तो क्योंकि हमने प्रॉमिस किया है तो ये भी क्या हो गया, शेयर होल्डर फंड का पार्ट हो गया, क्योंकि ये कन्वर्ट होगा ही होगा। तो ये 3 चीज़ें हो गई जो कि शेयर होल्डर फंड्स के अंदर आती हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास है नॉन करेंट लायबिलिटी एंड फिर होगा करेंट लायबिलिटी। देखो नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर 4 चीज़ें होती हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, एंड फोर्थ है इसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजन। क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये 4 चीज़ें इसके अंदर आती है। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब जो भी बोरोइंग्स हमने लंबे समय के लिए करी हुई है, जिसमें कि बॉन्ड, डिबेंचर, लोन्स आ गए,
फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होता है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी वो टैक्स लायबिलिटी होती है जो कि आज तो हमारी टैक्स लायबिलिटी नहीं है लेकिन इन फ्यूचर वो होने वाली है, तो वो हो जाती है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड का मतलब हुआ इन फ्यूचर। फिर है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स आ जाते हैं विच आर आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 12 मंथ्स। देन हमारे पास है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के अंदर भी 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला हमारे पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो गया। शॉर्ट टर्म बोरोइंग के बाद ट्रेड पेबल्स हो गए। ट्रेड पेबल्स मतलब हमारे क्रेडिटर्स और बिल पेबल। उसके बाद आता है अदर करंट लायबिलिटी। इट इंक्लूड्स करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, यानी जो भी लॉन्ग टर्म हमारे पास डेट्स हैं उसका वो पोर्शन जो कि विद इन 12 मंथ्स हमें पे करना है वो सारा इसके अंदर आ जाता है। एंड फिर लास्टली है हमारे पास शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये 4 चीजें आ गई हमारी करंट लायबिलिटीज के अंदर। अब हो गया असेट्स। देखो असेट्स में टोटल पूरे असेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन है नॉन करंट एसेट्स और सेकंड है करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? फिक्स्ड एसेट्स, यानी जितनी भी हमारी मशीनरी हो गई, प्लांट हो गई, इंटेंजिबल एसेट्स हो गए, वो सब आ जाते हैं फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। सेकंड है, सेकेंड नंबर पे हमारे पास आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, यानी वो इन्वेस्टमेंट्स जो कि फॉर मोर देन 12 मंथ्स हैं, वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। फिर है डेफर्ड टैक्स एसेट्स। जैसे हमने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी देखा था, यानी वो टैक्स लायबिलिटी जो कि आज तो नहीं है लेकिन इन फ्यूचर हो सकती है, तो वो हमारी हो गई थी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। सेम हो जाता है डेफर्ड टैक्स असेट्स, यानी कि वो असेट जो कि आज हमारी असेट नहीं है लेकिन इन फ्यूचर वो असेट में कन्वर्ट हो सकता है। तो डेफर्ड टैक्स असेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी दोनों ही किसका पार्ट है? दोनों ही नॉन करंट का पार्ट है। यानी डेफर्ड टैक्स असेट हो या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो, दोनों ही किस में जाएगा? नॉन करंट वाले हिस्से में जाने वाला है। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, फिर है अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आ सकता है? अदर नॉन करंट एसेट्स में आ सकता है कुछ हमने एडवांस में खर्चा कर दिया है, एडवांस पेमेंट कर दिया कहीं भी, तो वो सारे इसके अंदर आ जाएंगी। देन हमारे पास असेट्स के बाद करंट लॉन्ग टर्म के बाद हमारे पास आती है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम लोग देख लेते हैं। करंट एसेट्स के अंदर सबसे पहला हमारे पास आता है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? अप टू 1 ईयर, या फिर ये कह सकते हैं विद इन जो कि 12 मंथ्स के लिए हमने इन्वेस्ट की हुई ये चीज़ें, वो सारी आ जाएंगी करंट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। फिर आती है इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री के अंदर जो है ना, सिर्फ रॉ मटेरियल या फिनिश गुड नहीं आएगा, इसके अंदर रॉ मटेरियल भी आएगा, फिनिश गुड भी आएगा, इसके अंदर वर्क इन प्रोग्रेस भी आएगा। यानी वो इन्वेंट्री जो कि रॉ मटेरियल में हमने लिया था लेकिन अभी हम उस पर थोड़ा बहुत काम कर चुके हैं, बट वो पूरी तरह से फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं हुआ है। यानी जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो क्या है? रॉ मटेरियल और फिनिश गुड के बीच का पोर्शन होता है। उसके बाद हमारे पास आता है लूज टूल्स, भी इसका ही पार्ट होता है। तो अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है ना जिसमें ये बोल दिया जाए कि लूज टूल्स हैं और कुछ डिस्क्रिप्शन दे दी जाए, तो उसको आपको किस हेड के अंदर डालना है, तो ये उस तरह के MCQs में भी आ सकता है। तो ये लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये सब किसका पार्ट हो जाएंगे? ये सबके सब इन्वेंट्रीज का पार्ट हो जाएंगे। फिर हमारे पास है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं वो रिसीवेबल्स, यानी हमने सेल्स तो कर दिया है लेकिन अभी हमारे पास पैसे नहीं आए हैं, पेमेंट अभी क्या है? पेंडिंग है। तो इस तरह के जो केस होते हैं वो सब आ जाते हैं सन्ड्री डेटर के अंदर या फिर ट्रेड रिसीवेबल के अंदर। फिर इसमें आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश तो हमें पता है क्या होता है, जो भी गुलाबी पत्ती होती है, ठीक, ग्रे कलर की पत्ती होती है, वो सब कैश हो जाता है। फिर कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? मतलब जो कि कैश नहीं है लेकिन कैश के बराबर है। यानी कि इसमें क्या क्या आया? बैंक में बैलेंस जो है वो आ जाएगा, फिर चेक जो है वो भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके अलावा जो बहुत ही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, क्या? शॉर्ट टर्म
इन्वेस्टमेंट्स जो कि लेस देन 3 मंथ्स के लिए होती है, वो भी इसका पार्ट होती है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। फिर हमारे पास आता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एंड देन लास्ट में अदर करंट असेट्स। इट इंक्लूड प्रीपेड एक्सपेंस, इंटरेस्ट अकर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। इंटरेस्ट अकर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? कोई इन्वेस्टमेंट है जिस पे हमें इंटरेस्ट रिसीव होना है लेकिन अभी तक रिसीव हुआ नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट अकर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स। ये हमारे पास हो गए असेट्स। अब हमारा एक टॉपिक है कंटिंजेंट लायबिलिटी। देखो कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी है इतना तो समझ में आ रहा है कि ये एक तरह की क्या है? लायबिलिटी है, लेकिन ये कंटिंजेंट है। कंटिंजेंट मतलब नॉट फिक्स्ड। इन फ्यूचर पता चलेगा कि क्या ये एक्चुअल में हमारी लायबिलिटी है या नहीं है। एज ऑन टुडे अगर हम बात करें तो ये अभी तक हमारे पास डिसाइडेड नहीं है कि ये एक्चुअल में हमारी लायबिलिटी बन सकती है या नहीं बन सकती। सो दीज आर द लायबिलिटी विच आर नॉट लायबिलिटी ऑन द डेट, यानी आज वो लायबिलिटी नहीं है बट मे अराइज अपॉन द हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट। इसमें क्या ज़रूरी है? इसमें ज़रूरी है ये कीवर्ड कि एक सर्टेन इवेंट पे ये जो है अराइज हो सकता है। सर्टेन इवेंट पे क्या होगा? सर्टेन इवेंट पे ये अराइज हो जाएगा। तो ये एक ऐसी लायबिलिटी होती है जो कि आज तो लायबिलिटी नहीं है लेकिन इन फ्यूचर ये लायबिलिटी बन जाएगी। किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है एक सर्टेन इवेंट पे। दीज आर नॉट एडेड इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी एंड आर शोन ओनली ऑन द फुटनोट्स। यानी कंटिंजेंट लायबिलिटी क्योंकि अभी हमारी लायबिलिटी नहीं है तो हम इसको क्या करते हैं? हम इसको बैलेंस शीट में शो नहीं करते। हम उसको क्या करेंगे? हम उसको फुटनोट में दिखाएंगे, यानी नोट्स में मेंशन करेंगे कि हमारे पास एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है। अब इसके एग्जांपल्स देख लो। ये जो एग्जांपल्स है ना, इस पे एमसीक्यू बन सकता है कि इनमें से कौन सा जो है वो कंटिंजेंट लायबिलिटी है। तो पहला हो गया डिस्प्यूटेड क्लेम नॉट एज एक्नॉलेज एज डेट ऑन द डेट, यानी एक ऐसा डिस्प्यूट था, एक ऐसा क्लेम चल रहा था, मतलब कोई केस चल रहा था कोर्ट में जो कि फिक्स नहीं था अभी तक। ठीक है, हो सकता है वो जैसे ही डेट आ जाएगी, जैसे हियरिंग आएगी, उस दिन पता चल जाएगा कि ये सच में हमारी लायबिलिटी है कि नहीं है। सेम अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर, यानी पार्टली पेड कोई शेयर था, उसकी जो अभी तक वो पोर्शन जो हमने अभी तक मंगवाया ही नहीं है, जिस दिन मंगवाएंगे उस दिन समझ आएगा कि क्या एक्चुअल में वो पर्सन पे करेगा या नहीं पे करेगा। सेम एरियर्स ऑफ डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, यानी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? वो प्रेफरेंस शेयर जो कि ये बोलता है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो, शेयर होल्डर्स को जो है डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे शेयर्स हैं, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स हैं, और उसका पुराना डिविडेंड, यानी पुराना डिविडेंड जो है अभी हम लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट नहीं है। जैसे ही प्रॉफिट होगा हमें देना पड़ेगा। तो प्रॉफिट होना क्या है? एक सर्टेन इवेंट है। जैसे ही प्रॉफिट हो गया वो हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। आज हमारी लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, यानी मैंने कोई प्रेफरेंस शेयर इशू किया है जो कि क्यूमुलेटिव है, तो मुझे जब तक लॉस हो रहा है तब तक मुझे उस पर कोई डिविडेंड नहीं देना, लेकिन जिस दिन मेरा लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा मुझे क्या करना पड़ेगा? डिविडेंड पे करना पड़ेगा। और वो फिलहाल के लिए मेरे बुक्स में कैसे शो होगा? वो फुटनोट में शो होगा एज ए कंटिंजेंट लायबिलिटी। फिर है बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मिच्योर्ड। बिल डिस्काउंट करवा लिया है लेकिन अभी तक मिच्योर नहीं हुआ है। जैसे ही मिच्योर होगा हमें समझ आ जाएगा, यानी मिच्योरिटी क्या है? मिच्योरिटी एक इवेंट है इसके लिए, कि जैसे ही मिच्योरिटी होगी हमें समझ आ जाएगा कि इसकी पेमेंट हमें करनी है या नहीं करनी है। फिर एक गारंटी फॉर लोन, यानी कोई लोन ले रहा है, कोई पर्सन किसी और से लोन ले रहा है और हम क्या है? उसके गारंटर बने हैं। तो हमारे ऊपर लायबिलिटी कब आएगी? हमारे ऊपर लायबिलिटी तब आएगी जब जो एक्चुअल पर्सन है जिसने लोन लिया है वो लोन रीपे नहीं कर पाएगा, तो हमारे ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी। ये सारे इसके एग्जांपल्स हो गए कंटिंजेंट लायबिलिटी के। अब हम लोग देख लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम लोग टूल्स देखेंगे, और उसमें टूल्स में हम दो चीज़ें कवर करेंगे। एक होगा हमारा कॉमन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक होगा कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? अभी हम लोग देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहला हमारे पास आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? ये होती है सेल्स, जो मेन हमारा कंपनी का बिजनेस है वो। उसके बाद अदर इनकम। अदर इनकम में क्या क्या हो सकता है? इंटरेस्ट हो सकता है, डिविडेंड हो सकता